हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो फाइनली केवीएस एनवीएस 2026 वैकेंसीज की टीयर 1 का रिजल्ट पब्लिश हो गया और टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तैयारी कर दीजिए। सो अभी तक आप दुविधा में थे, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, तो अभी बिल्कुल स्पष्ट है, रिजल्ट आ गया है। आपने चेक कर लिया होगा, नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिए। रिजल्ट आ गया है, ये खुशी तो थी पर एक थोड़ा दुख भी है। दुख इस बात का है कि केवीएस ने इस बार केवीएस एनबीएस का जो ये रिजल्ट निकला है, इसके तुरंत साथ के साथ ही डेट भी दे दी एग्जामिनेशन की। हाँ जी, एग्जामिनेशन की डेट क्या है? 28 मार्च। अभी अगर हम आज की एज ऑन टुडे की बात करें, आज है 28 फरवरी, लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट डे है फैब का। और अब मान के चलो कि 27 डेज और पड़े हैं हमारे पास। तो इन 27 डेज में क्या स्ट्रेटजी बेस्ट हो सकती है, ये भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे क्या कुछ आपको कवर करना है इन 27 डेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका टीयर 1 क्वालिफाई हुआ है और टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है तो उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी वैकेंसीज हैं आप भरते रहिएगा। एक ही वैकेंसी थोड़ी ना, केवीएस स्टेट्स में भी है। अब जहाँ जिस स्टेट में भी रहते हैं उस स्टेट की वैकेंसीज निकलेंगी। हाँ, ये है कि थोड़ा कम निकलेंगी, बट हाँ, कोशिश करते रहिएगा। चलिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार है क्या। देखो, कुछ कैंडिडेट्स का जनरल पे, हालांकि इसने कट ऑफ केवीएस ने पूरा जारी नहीं की कि इतने इतने पे कट ऑफ गया है। कुछ कैंडिडेट्स का मानना यह है कि 120 अप्रॉक्स ओबीसी पे उनका शॉर्टलिस्ट हो गया है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो 113 या 114 पे जिनका जनरल नहीं हुआ, शायद जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं 120 या 120 अप्रॉक्स ही रहा होगा। एग्जैक्ट क्या है अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अभी तक ठीक है, इतना स्पष्ट तो नहीं पाया है। हाँ, SC/ST क्या रही होगी ये कट ऑफ भी आप एक बार थोड़ा अनुमान लगा लीजिएगा अपने मार्क्स के हिसाब से। चलिए, मेन ये वाली चीज मेन है। एग्जाम 28 मार्च। चलिए, ये 28 मार्च एग्जाम की डेट है। और यहाँ शिफ्ट भी देख लीजिए, आफ्टरनून वाली शिफ्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, पीजीटी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी के लिए सेकंड शिफ्ट, या फिर कह लो आप आफ्टरनून वाली जो शिफ्ट है उसमें एग्जाम होगा। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया कि डेट हमें पता लग गई 28 मार्च। आज से कितने दिन है? 27 डेज हैं। 27 डेज बिल्कुल मत कहिए, ये 27 का 25 मान के ही चलिए, एक दो दिन तो मिस हो ही जाते हैं बीच में। ठीक है, अब ये ऑफिशियल खबर है और ऑफिशियल डेट है। अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए। दैट मीन्स 27th, दैट इज 28th जो एग्जाम है उसके लिए 27 दिन का प्लान हम लोग लेके चल रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी आपकी यही रहनी चाहिए कि आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखो केवीएस, अच्छा EMRS के भी एग्जाम होने वाले हैं 22 को, इसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे। और किसी का आपका दोनों के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए होंगे, कोई बात नहीं, एक ही एग्जाम आपको दोनों चीजें क्वालिफाई करके देगा। बस ये है कि EMRS में 40 MCQs हैं और KVS NVS में 60 MCQs हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक KVS NVS के बारे में। बाकी स्ट्रेटजी तो लगभग सेम रहेगी। और यहाँ पे जो रेशो है वो है 60 MCQs और 10 जो 4 मार्क्स के होंगे वो है हमारे पास, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, या हम सब्जेक्टिव भी बोल लेते हैं। ये अभी तक ये क्राइटेरिया है। 60 MCQs, ये वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ से मान के चलो जिसका MCQs, जो MCQs में एच करेगा, जो MCQs में लीड करेगा, वो आगे कट ऑफ में भी लीड करेगा इंटरव्यू तक जाने के लिए। एक बात याद रखना, अभी तक टीयर 1 में चाहे आप क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, या चाहे आप मैक्सिमम नंबर लिए, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। अभी मतलब है हमारे इनका। ठीक है, टीयर 2 एग्जाम में जो सब्जेक्टिव है और MCQs है, यहां से जितने मार्क्स लोगे ये प्लस आपका इंटरव्यू। ठीक है, जो आप इंटरव्यू में बैठोगे और इंटरव्यू दोगे, वो बस यही वेटेज क्रिएट करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन बस यही तो है। आपको क्या चाहिए? फाइनल सिलेक्शन चाहिए। बस 2 स्टेप और जाना है आपको, एक तो डिस्क्रिप्टिव MCQs और इसके बाद इंटरव्यू। ठीक, आगे बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आप कवर कर लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बात याद रहे, बहुत जने जो स्टूडेंट ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे और हम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है कि सिलेबस, इसमें देखोगे आप, सिलेबस 11th-12th का सिलेबस है। ये चार सब्जेक्ट है ना, 11th एंड 12th का ही सिलेबस, 4 सब्जेक्ट मान के चलो। आप PYQs उठा लो, 11th-12th का आएगा, ठीक है, आएगा जरूर, बट हाँ
जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट्स अपना मास्टर्स लेवल्स दैट इज एमए इकोनॉमिक्स या कोई और एमएससी इकोनॉमिक्स भी किया होगा, या फिर जो आपने बीए किया है, मैं ग्रेजुएशन लेके चल रहा हूँ, बीए बीकॉम भी हो सकता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करना। हाँ, एडवांस थ्योरीज मत पढ़ना, लेकिन जैसे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपका 11th-12th, अगर 11th में देखेंगे तो मार्केट कंडीशंस परफेक्ट कंपटीशन ही है सिलेबस में, और बहुत इजी टर्म्स हैं, तो आपको मोनोपोली भी करना है, मोनोपोलिस्टिक भी करना है। हाँ, मोनोपोली के साथ साथ आपको लर्नर मोनोपोली भी करना है, ठीक है। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करना है, ये 12th में नहीं है बट ये आएगा, ठीक है। एक बात मान के चलो, ये बात आपको कड़वी लगेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहोगे आपकी तैयारी करना मुश्किल हो रहा है। जो कैंडिडेट 11th-12th के सिलेबस तक ही सीमित रह गया, ठीक है, वो एग्जाम में पिछड़ जाएगा, बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक। लास्ट टाइम भी 2023 वाले बैच में मैंने बोला था कि सिर्फ 11th-12th को ही कवर नहीं करना, ये तो कवर करना ही है, प्लस आपका ग्रेजुएशन तक भी आपको कवर लेके चलना है, ठीक है। यूजीसी लेवल का हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, बट हाँ पीजीटी लेवल का तो आएगा ही वहां पे, ठीक। तो इतना मान के चलो 11th-12th से आगे बढ़ना है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी आपने कवर करने हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट नहीं है मतलब परफेक्ट कंपटीशन है तो मोनोपोली भी पूछेगा ही, मोनोपोली पूछेगा तो मोनोपोलिस्टिक भी पूछेगा, ठीक है। तो ये बात मान के चलना, पीवाईक्यूज उठा लेना, तो वहां से चीजें थोड़ा कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो 11th-12th लेवल में वेबलन गुड्स, नॉर्मल गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स बहुत बेसिक है, बट हाँ ग्रेजुएशन में थोड़ा थोड़ा इंप्लीकेशन शुरू हो जाती हैं, बस वो करना है आपको। 11th-12th में तो बहुत ही कम है, ठीक। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी बनेंगे, ठीक है, तो मान के चलना। और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, वहां से आपके क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, एमपीसी आए, एमपीएस आए, उसके बाद मल्टीप्लायर आए, ठीक है, आएंगे जरूर। और मनी एंड बैंकिंग वहां से भी आना ही आना है। करंट रेट्स अब याद कर लेना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहाँ तक करनी है, 11th-12th की तो करनी ही करनी है, जो 12th वाली आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्लस उसके साथ साथ क्या करनी है आपको, ग्रेजुएशन लेवल तक आप देख लेना। जैसे केंजियन थ्योरीज में बहुत लिमिटेड है 12th में, बट हाँ आपको केंजियन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, केंजियन का लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, केंजियन डिमांड फॉर मनी पढ़ना पड़ेगा, कवर करना ही है। हालांकि ये 27 दिन में अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं है तो ये ज्यादा लगेगा, बट हाँ क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए इंडियन इकोनॉमी, जो करंट इकोनॉमी है, अब इसको तो आप 11th-12th जो 12th में है, ठीक है, और स्टेट बोर्ड में ये 11th का पार्ट है, हालांकि 11th से 12th में हो गया है सीबीएसई में। इंडियन इकोनॉमी करंट आपको करके लेके जाना है, याद रखना। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करंट लेवल पे पूछेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछेगा, बजट पूछेगा, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पूछेगा, आगे वो भी डिस्कस करेंगे, तैयार रहना इस बात के लिए। चलिए तो इंडियन इकोनॉमी अगर आप लोग 11th-12th वाली पढ़ रहे हो तो सही है, 12th वाली ही पढ़ो, प्लस इसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर लेना, जितने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी में वो भी जरूर करना, ठीक है। जैसे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछ लेता है वो, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। स्टैटिस्टिक्स जो है 11th पे स्टैटिस्टिक्स है, 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स मान के चलो जितना 11th में है उससे बियॉन्ड पूछेगा, मान के चलो। उसमें तो बहुत इजी आपके मीन मीडियन मोड ही है, कोरिलेशन है, और कोरिलेशन के बाद आपका इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो मान के चलो आगे जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वगैरह उनको भी डिस्कस कर लेना आप, उनको भी जो थोड़ा इससे एडवांस है आगे, जो ग्रेजुएशन लेवल पर कराया जाता है, ज्यादा नहीं करना पर थोड़ा टच लेके चलना है, ठीक है। और ज्यादातर जो मुझे लग रहा है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा वो 11th-12th से ही बन जाएगा, लेकिन एमसीक्यूज बाहर से बन सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ओके नेक्स्ट, कवर यूजी एंड पीजी लेवल ऑफ सिलेबस। याद रखना कि 11th-12th के अलावा आप यूजी और पीजी लेवल का जो सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, उसको भी टच करके लेके चलो। 11th-12th पे ही टोटली रिलाई मत रहना, पीछे रह जाओगे। चलिए नेक्स्ट, कवर रिलेटेड टॉपिक्स फॉर एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है ना आपका 60 एमसीक्यूज है, इसमें मान के चलो 11th-12th के अलावा बाहर से पूछेगा ही पूछेगा। जैसे मोनोपोली कॉन्सेप्ट है, मोनोपोली से रिलेटेड आपका डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली भी है, वहां से ही पूछेगा, ठीक है। लर्नर मोनोपोली कंडीशन है, ठीक है, वो ही पूछेगा। तो मान के चलो सिर्फ जो टॉपिक लिखा हुआ है उस पर मत जाओ, उससे थोड़ा सा एडवांस स्टडी कर लो उसकी, ठीक है, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी कर लो, ठीक है, फायदे में रहोगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको बाहर से भी कुछ दिखेगा ही, बाहर मतलब 11th-12th के सिलेबस से बाहर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए बजट 2026-27। इस बार का जो बजट है, देखो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी जो इस साल का बजट है उस पर क्या करना, उसकी समरी पढ़ लेना या फिर उसको हाईलाइट्स देख लेना उसकी, है ना। और हाँ अगर पेपर पहले ही बन चुका होगा, फैब पहले ही बन चुका होगा, क्योंकि मार्च में पेपर है और हो सकता है कि अभी से पेपर बनने स्टार्ट हो गए हों, या फिर अगर पहले ही बन चुके होंगे
तो फिर बजट पूछेगा 2025-26, और अगर पेपर बनने शुरू होंगे तो नया बजट पूछेगा। हमेशा ही नया बजट पूछा जाता है। अगर बन चुके होंगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 2025-26 से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कौन सा बजट करें। देखो प्रिकॉशनरी ना दोनों ही बजट कर लो, ये बजट पे ज्यादा फोकस करना, हो सकता है कि पेपर प्रिंटिंग शुरू हो काम, ठीक है, तो फिर ये बजट आएगा। और हाँ, अगर हो सकता है पहले ही बन चुका हो पेपर, फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 25-26, ठीक है, दोनों ही बजट करने हैं। बट हाँ, 25-26 वाला जो बजट है इसकी तरफ समरी करोगे चल जाना, थोड़ा डिटेल में जो लेटेस्ट बजट है ना उसको करके चलना, ठीक। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स सर्वे 2025 का और 2024, इस बार वाला और पिछले वाला, सिर्फ ज्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास, की हाईलाइट्स कर लेना बस। हालांकि पीजीटी लेवल पे ना इकोनॉमिक सर्वे से डिटेल में नहीं आता, ग्रोथ रेट कितना रहा है, कौन सी स्कीम आई, कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो न्यू गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है 4 नंबर में, याद रखना। अभी जो वीबी जी राम जी स्कीम लॉन्च हुई है इसकी विशेषताएं पूछ सकता है। देखो जितने भी एग्जामिनेशन बॉडी है ना, सीबीएसई वही ऑटोनोमस बॉडी है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रही है, यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मान के चलो कि जितनी भी ये एग्जामिनेशन बॉडी होती हैं ये न्यू स्कीम्स को, ठीक है, उनकी बुराई नहीं गिनाएगी कि बुराइयां क्या हैं, उसमें अच्छाइयां क्या हैं, ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वीवी राम जी स्कीम कैसे बढ़िया है मनरेगा से, ये क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी बन सकता है और न्यू स्कीम से डिस्क्रिप्टिव भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीवाईक्यू सॉल्व आपको जरूर करने हैं, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। और उसके बाद अटेम्प्ट मॉक टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। लिखने की आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा है ना 40 मार्क्स के लिए, वो ज्यादा करनी है। अब जितने भी आप लिख रहे हो उसको असेस कौन करेगा, हम लोग भी केवीएस के लिए मॉक टेस्ट जल्दी लेके आएंगे, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यूज का, ठीक है, कोशिश करेंगे उनको इवेल्युएट करने का भी। एप्लीकेशन में ही कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि उससे इवेल्युएट भी एप्लीकेशन में ही कर लें। पहले ईएमआरएस का होगा, उसके बाद केवीएस एनवीएस का होगा, क्योंकि ईएमआरएस एग्जाम जल्दी है। रिटन एग्जाम स्ट्रेटेजी पहले भी हम कर चुके थे, अब फिर कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है केवीएस में, ईएमआरएस में है 15। आंसर्स स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस करिए घर पे कि पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर बॉडी हो, और लास्ट में एक 2 लाइन में आपका समराइज हो, उसको समरी, दैट इज कंक्लूजन। एक बेस्ट आंसर के तौर पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये टॉपर्स शीट है 2024-25 वाले सेशन की, ठीक है, तो उसमें से थोड़ा देखना कि टॉपर्स ने कैसे कुछ अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन 4 मार्क्स में। और वहां पे देखो ब्लू पेन ही अलाउड होता है, ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता सीबीएसई में, तो बात मान के चलें कि ब्लू पेन से ही आप अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। और डायग्राम पेन से बनाएं या पेंसिल से, कोशिश करो कि ये पेन से अगर साफ बन जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रिकॉशनरी ये बात भी मान के चलो, अगर पेंसिल वहां अलाउड ही ना हो तो ठीक, तो बात मान के चलना, पेंसिल अलाउड तो हो जाएगी शायद, ठीक, और डार्क पेंसिल यूज करना फिर। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो टॉपर्स हैं वो लिख रहे हैं, और हार्डली हमारा जो आंसर राइटिंग है वो 1 पेज में या 1.5 पेज में जाता है। सीबीएसई कहता है कि एक जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए 80 से 100 वर्ड में, ठीक है, लेकिन हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे 100 से 120 वर्ड की लिमिट तक। बात ये मान के चलो कि आप वर्ड तो गिनोगे नहीं, तो रफली अगर आप कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो कंटिन्यू तो 1 पेज भर जाएगा, अगर आप डायग्राम और टेबल भी यूज कर रहे हो तो 1.5 पेज में जाएगा, ठीक है, इस बात को देखना। वैल्यू एडिशन टेक्निक, देखो कीवर्ड्स जरूर लिखना, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, और इसकी तैयार आप घर पे ही प्रिपरेशन करना इसकी बढ़िया सी, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया पेपर में लिख पाओगे, ठीक। चलिए, सिंपल डायग्राम्स, टेबल्स वो तो जरूर यूज करनी है आपको। राइटिंग प्रैक्टिस डेली घर पे करनी है, स्पीड पता लगेगा, लेजिबिलिटी पता लगेगी, पढ़ने लायक है भी नहीं आंसर आपका, ठीक है, और प्रेजेंटेशन आप किस टाइप से कर रहे हो ये भी। लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, सिंपल लैंग्वेज और एकेडमिक लैंग्वेज जो है वो यूज हो तो बढ़िया है, जिसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। हिंदी मीडियम वालों को ये परेशानी होती है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखे नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बट हाँ ज्यादा यूज इंग्लिश का मत करना, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो हिंदी में नहीं लिखते शायद, ठीक, कम ही होंगे। जितने वर्ड से अंडरलाइन करिएगा। कोई भी डाउट है या फिर देखो बच्चों का कोर्स लेने का ना अभी टाइम नहीं है, टाइम चला गया अभी। डिस्क्रिप्टिव का कोर्स चाहिए, नोट्स आपको नोट्स मिल जाएंगे, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। नोट्स का भी हम लोग एक प्रोविजन ऐसे करेंगे, कोर्स नहीं सिर्फ जो नोट्स हैं आपके डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, वो मिल जाएंगे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। यही हमने पहले भी डिस्कस किया था रिटन एग्जाम स्ट्रेटजी, ठीक। ड्यूरिंग एग्जाम वाला भी यही है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को जो है फर्स्ट करें, जो क्वेश्चन नहीं आते वो बाद में, लेकिन हाँ 100% फोकस करिए कि 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो,
हाँ जी, तो ये 27 डेज की स्ट्रेटजी थी। अब उम्मीद ये है कि आपने इन 27 डेज में, ठीक है, ऐसी प्रिपरेशन आपकी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, बात मान के ये चलो कि जैसे आपकी प्रिपरेशन है, आपसे अच्छी प्रिपरेशन बहुत जने कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्या ऐसा वैल्यू एडिशन कर रहे हो कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, वो मैटर करेगा। ठीक है, तो ऐसी अपनी टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्निक यूज कर रही है जिससे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम बढ़िया हो और एमसीक्यूज बढ़िया हो। ठीक, उम्मीद यही करते हैं कि इन 27 दिन में आप बेस्ट से बेस्ट, ठीक है, तैयारी करो और एग्जाम आपका बढ़िया हो, इंटरव्यू के फिर उसके बाद आप तैयारी कर सको। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। टाइम टाइम पे कोशिश करेंगे कुछ कुछ टॉपिक कवर करने की भी यूट्यूब पे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।